नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस में। तो डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता हम रोज शाम को 7 बजे जुड़ते हैं आप सभी के साथ बच्चों, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर कराती हूँ आपको, जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जो भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उनको आपको याद रखना है और नोट्स की फॉर्म में लिख कर आपको उसको मेमोराइज करना है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो तैयारी अपनी बरकरार रखिए और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बेटा, एक समय में एक काम करो। देखो, इसे करते समय ना अपनी पूरी आत्मा तक को इसमें झोंक दो और बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, मतलब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो आपने एक टारगेट अपना सेट कर रखा है, उससे हिलना आपको नहीं है। एक ही टारगेट, एक ही एम आपको रखना है, उसी पे फोकस करना है, उसी पे आपको जान लगा देनी है, मेहनत करनी है जोरों शोरों से। ठीक है बेटा, तो बाकी सब आपको भूल जाना है। मतलब आलतू फालतू बातों को ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दो, अपने आप को मजबूत करो और इसी तरीके से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ पहली खबर हमारी जो नेशनल न्यूज में है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल न्यूज से पहला सेक्शन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करा गया है, लॉन्च करा गया है पीएम मोदी के द्वारा क्या चीज, फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग। ठीक है, इन प्लांट रेलवे साइडिंग। तो बेटा क्या होती है ये, जैसे कि पटरी होती है ना, रेलवे ट्रैक होता है, तो रेल ट्रैक के जो साइड पे लाइन होती है, ठीक है, वहां पे जो साइडिंग होती है रेल ट्रैक का एक पार्ट होता है। तो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो कोलैबोरेशन है वो किसने करा है, यहाँ पे कौन सी कंपनी हो जाती है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो स्टेट कौन सा है बेटा, गुजरात है। साथ ही में जो गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यहाँ पे जी राइड करके और मारुति सुजुकी, इन दोनों ने क्या करा है, कोलैबोरेशन करा है इस रेलवे साइडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है, फुटप्रिंट बेटा क्या होता है कि जो भी हम इंसानों के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, मैनमेड जो फैक्टर्स होते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे पर्यावरण पे, उसको हम क्या कहते हैं, फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन का फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, गाड़ियों से। ठीक है, और भी आप कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, तो उसको हम कार्बन फुटप्रिंट में काउंट करते हैं। बट यहाँ पे इस रेलवे साइडिंग के द्वारा जो भी कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, इको फ्रेंडली यहाँ पे ये डेवलप किया जाएगा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये क्या हो जाता है बेटा, पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ बात समझेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कि गाड़ियां बनाती है, आपको पता है सुजुकी की गाड़ियां बहुत फेमस हैं, बहुत डिमांड रहती है। साथ ही में देखो इनका प्रोडक्शन कितना है, 4 मिलियन यूनिट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं एक साल में। ठीक है, तो जो 2030-31 का जो ये डेटा है कि इनका क्या प्रोजेक्शन है, 4 मिलियन यूनिट्स तक इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कब तक, 2030 तक। ठीक है बेटा, तो ये मारुति सुजुकी की इतनी डिमांड है। और साथ ही में इनके जो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टर और सीईओ, जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है, मिस्टर हिसाशी ताकेउची। तो थोड़ा सा नाम जो है कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे जो है ना ऊंची आ रहा है, ऊंची, तो मारुति जो है वो ऊंची गाड़ियां नहीं बनाता है, नीची गाड़ियां बनाता है ना, ऊंची गाड़ियां नहीं होती हैं। तो ऊंची गाड़ियां नहीं होती हैं, किसकी नहीं होती है, मारुति सुजुकी की। तो इसके एमडी कौन हो जाएंगे, हिसाशी टेकउची। ठीक है, टेकउची मतलब ऊंची खरीदो, पर हम तो नीची बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, मारुति वाले बना रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे आप याद रखोगे इस न्यूज को। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है रेलवे साइडिंग का, ये किस में आ जाता है बेटा, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। जो पीएम गति शक्ति स्कीम थी, कब आई थी, ये बजट में अभी अनाउंस करा गया है। इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, चाहे वो रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें रहेगा। इसके 7 पिलर्स भी हैं। तो ये कौन सी बेटा स्कीम है, गति शक्ति, जिसका ये पार्ट हो जाता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है, गति शक्ति प्रोग्राम, और बजट के टाइम पे ये अनाउंस हुई थी। समझ आ गया, इतना याद रख लोगे ये किसका प्रोजेक्ट है, किसके लिए है। एंड द फैक्ट्स अबाउट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।
तो अगला है बेटा सेक्शन आपका इंटरनेशनल न्यूज़ का, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स। सो इंटरनेशनल न्यूज़ में देखिए क्या है, इरेडा जो क्या है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, 38 फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट करा है। स्टूडेंट्स, ये किस में आती है ऑर्गेनाइजेशन, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी बेटा क्या होती है, जो हमारे अनलिमिटेड सोर्सेज में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो सोलर, विंड, हाइड्रो, मतलब सोलर एनर्जी जो है सूर्य ऊर्जा, राइट, ये क्या है, अनलिमिटेड है। सन तो है, उसकी जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो उससे हम क्या बना पाएंगे, बिजली बना पाएंगे, ठीक है। विंड जो हवा चलती है, हवा जब बहती है तो उसकी डायरेक्शन से, उसकी फ्लो से टरबाइन घूमता है, ब्लेड्स घूमते हैं, ठीक है। जो विंड के ब्लेड्स होते हैं विंड टरबाइंस बोलते हैं, हम विंड मिल बोलते हैं। तो विंड मिल प्रोजेक्ट्स हो गए, साथ ही में हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, मतलब हम पानी का यूज करके क्या कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है यूजिंग दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये सोलर, विंड, हाइड्रो, ओशियन थर्मल, टाइडल, बहुत सारे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी अथॉरिटी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं टू प्रोड्यूस द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इनको एक्सीलेंट रेटिंग मिली है, जो MOU हुआ था 2022-23 का, इसको क्या मिली है, एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। क्या करने के लिए, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि रूफटॉप सोलर्स है ना, रूफटॉप सोलर, सूर्योदय स्कीम आई थी, लॉन्च हुई थी रिसेंटली सूर्योदय स्कीम। और बेटा कौन कौन सी आती रहती है सोलर के ऊपर, बहुत सारी, उज्ज्वला योजना है, फिर आप देख सकते हो PM कुसुम स्कीम है, ठीक है, कुसुम स्कीम है, रूफटॉप सोलर स्कीम्स हैं, तो इसके अंदर इन्होंने काम करा है। साथ ही में स्टूडेंट्स 1987 इरेडा का क्या है, फाउंडिंग ईयर है, तो ईयर भी आपको देखना है, हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये गवर्नमेंट का स्टेक रहता है इसमें, और रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का ये काम करती है। मतलब जो फंडिंग जाती है प्रोजेक्ट्स में, पैसा लगता है, वो जो है इम्प्लीमेंटेशन पूरे प्रोजेक्ट का कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इरेडा इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब 87 कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे आप देखो इरेडा है ना, AT7 इरेडा, ठीक है। तो 87 और T7 क्या है यहाँ पे, 87, तो 1987 आपको याद रखना है इसका फाउंडिंग ईयर, AT7 ठीक है, इरेडा का फाउंडिंग ईयर है 1987, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, प्रोजेक्ट्स रहते हैं इसके रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग पे, ठीक है बेटा, क्लियर है। सेकंड सेक्शन हो गया। तीसरा आ जाता है आपका साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के काफी सारे डेवलपमेंट्स न्यूज में है, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक सेक्शन से, साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन से कौन सी न्यूज है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब। ये पूरा जो हब है जिसको मैथ हब कहा गया है, ठीक है, क्या है बेटा फुल फॉर्म इसकी, मैथ हब की, देखो यहाँ पे जो मैथ हब है ना, MATH, वो क्या है, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इन दोनों चीज़ों पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है आजकल, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, तो वो क्या कर रही हैं, इंसानों का काम आसान कर रही हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं जो AI के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेल्प करते हैं ना, AI टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि आपको पता होगा ChatGPT है बच्चों, ठीक है, ChatGPT है, और जो भी आपका फेस इमेजिंग वाली जो भी टेक्नोलॉजी है, राइट, सेंसर्स हो गए, डेवलपमेंट्स, रोबोटिक्स, तो ये सब जो है मशीन्स के बेसिस पे हम काम को जब आसान कर रहे हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो उसका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो उसी के बेसिस पे देखो ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है, तेलंगाना में, तेलंगाना में इसको हम बोल रहे हैं टी हब, तेलंगाना हब, टी हब, उन्होंने कोलैबोरेट करा है, और ये मैथ जो है इसका जो हब है वो बनाया है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्या स्टूडेंट्स फायदा रहेगा इसके अंदर, स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, स्टार्टअप्स के द्वारा गवर्नमेंट भी फंड करती है उनको रिसर्च करने के लिए, और इससे स्टूडेंट्स 500 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग जॉब्स क्रिएट होंगी अगर हम बात करें 2030 तक, ठीक है। अगले 5-6 सालों में जो है 500 जॉब्स इसमें क्रिएट होने के चांसेस हैं, बिकॉज टेक्निकल डेवलपमेंट इज द फ्यूचर इंडिया का, है ना। अगर हम बात करें CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की इस AI सेक्टर के अंदर, तो वो जो है
25 से 35% है, मतलब जो रेवेन्यू इसका पूरा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो कौन सी इसकी रेट है, 25 से 35% है। और जो ये पूरा मार्केट है एआई मार्केट, उसका क्या एक्सपेक्टेड है कि वो कितना पहुंच जाएगा 2027 तक, देखो $17 बिलियन तक ये रीच करेगा 2027 तक, ये इसका मार्केट प्रोजेक्शन है एआई का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तेलंगाना है वहां पे ये हुआ है टी हब, ठीक है। अब ये जो टी हब है इसके कौन है सीईओ जो है, या फिर जो ये मैथ का पूरा कोलैबोरेशन हुआ है इसके सीईओ कौन है, राहुल पैथ। क्या नाम है, राहुल पैथ, लिख सकते हो आप, टी हब तेलंगाना, सीईओ इज राहुल पैथ। तो PAITH पैथ है, पैथ और मैथ, पैथ और मैथ ऐसे याद रखना इनके सीईओ को, ठीक है, पैथ और मैथ, टी हब, और साथ ही में ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैथ वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है बेटा। क्लियर है, याद रखोगे इतना, साइंस एंड टेक सेक्शन से आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर है तो फोर्थ सेक्शन है हमारा इनिशिएटिव्स। अब कुछ कुछ कैंपेन्स, स्कीम्स, मिशंस, ये सब भी न्यूज में रहते हैं। हमें आज जो इनिशिएटिव जो न्यूज में है वो पढ़ना है, जो कि है पोषण पखवाड़ा, ठीक है, 2024 जो 9 से 23 मार्च तक जो है देखा जाएगा ये इवेंट, पोषण पखवाड़ा। बेसिकली स्टूडेंट्स, पोषण हम किसको कहते हैं, पोषण मतलब न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये कनेक्ट हो जाएगा। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किसका, वुमेन का और चिल्ड्रन का। तो इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी हो जाएगी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनके मिनिस्टर मैंने आपको बताए थे स्मृति ईरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पोषण पखवाड़ा में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाएगी न्यूट्रिशन के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, डाइटरी प्रैक्टिस जो वुमेन को करनी चाहिए, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे इस पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा में, उनको गाइडेंस दी जाएगी, उनको अवेयरनेस भी मिलेगी, ठीक है। साथ ही में उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा, और पोषण भी, पढ़ाई भी, ठीक है, साथ ही में मतलब हम देख सकते हैं पढ़ाई को भी फोकस रखा गया है। तो ऐसे ऐसे मोटिव्स और कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी, ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट्स किसका ध्यान रखा जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी सेहत का, जो इन्फेंट है मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, तो इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही में एक वॉश प्रोग्राम होता है जिसमें हमें अपना जो हाइजीन है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश प्रोग्राम। तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये देखो डेट्स हैं इसमें, मार्च के महीने में 9 से 23 मार्च। पोषण पखवाड़ा बेसिकली ये वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है, इतना आप ये याद रखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगला सेक्शन है आपका स्कीम्स, 5th सेक्शन, ठीक है, इन विच जल शक्ति अभियान। तो ये स्टूडेंट्स जल मतलब वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, ये ना आपका हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ वाटर रिसोर्सेज से अपडेट रहता है, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लिखते जरूर जाना, स्मॉल वर्ड्स, छोटी छोटी लाइंस, नॉट पैराग्राफ, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें वाटर रिसोर्सेज की जो स्कीम है जल शक्ति अभियान, इसके अंदर देखो कैच द रेन, CTR, कैच द रेन। कैच द रेन का क्या मतलब होता है, ये जो कैंपेन है बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना ताकि वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी, पानी की शॉर्टेज ना हो, है ना। तो कैच द रेन इसका मतलब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें रहती है, ठीक है बेटा। और देखो इसके अंदर पहली बार ये 2019 में जन आंदोलन इसको कहा गया था, जल जो है आंदोलन, जिसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा एट ग्रास रूट लेवल, मतलब लोकल लेवल पे जो भी आपके अलग अलग कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा, ग्रास रूट लेवल पे वाटर कंजर्वेशन होगा, ठीक है। अलग अलग प्रैक्टिसेस भी इसमें करी जाएंगी। नेशनल वाटर मिशन भी आया था, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब देखो
2024 में जो इसकी थीम रखी गई है, बिकॉज वुमेन पे आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो काफ़ी सारी चीज़ें वुमेन के साथ जोड़ दी गई हैं, महिलाओं के जो प्रोटेक्शन की, उनकी सेफ्टी, उनके एम्पावरमेंट की बात करी गई है। तो 2024 में नारी शक्ति से जल शक्ति ये रखा गया है थीम, ठीक है, जल शक्ति नारी शक्ति। फिर जल जीवन मिशन भी आपका 2019 में आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या था ये भी आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि इसके अंदर टैप वाटर जो कनेक्शन है, टैप वाटर कनेक्शन, पाइप्ड वाटर सप्लाई देंगे हर घर में, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो क्या रखा गया है बेटा, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, जिसके अंदर सारे हाउस होल्ड्स को 2024 का टारगेट रखा गया था इसमें, ठीक है। 19 में आया था, 24 मतलब इस साल का टारगेट है कि हर घर तक जो नल से जल है वो पहुंच जाना चाहिए, वो इनका टारगेट है, ठीक है। एवरी हाउस होल्ड पाइप्ड वाटर सप्लाई, वहां पे टैप कनेक्शन जो है वो मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये जन आंदोलन की बात हो गई, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, और थीम भी आपको याद रखनी है, नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है बेटा। क्लियर है इस कैंपेन की बातें आपको, और जल जीवन मिशन के बारे में भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखो अगला है इसके अंदर स्कीम्स में ही एक नमस्ते स्कीम है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो नमस्ते है इसका क्या मतलब है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। नेशनल जो आपका ये है एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो सैनिटेशन मतलब साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली स्टूडेंट्स जो नमस्ते स्कीम है यहाँ पे, ये ना सोशल वर्कर्स जो क्या करते हैं, सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स, ठीक है, जो भी आपके सीवर रहते हैं, है ना, उसको जो साफ करते हैं, जो मैन होल्स है उसमें जाके, तो उनका सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वहां पे बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, लोगों को नुकसान पहुंचता है। जो ये वर्कर्स होते हैं ना, SSWS, सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स। तो नमस्ते स्कीम के साथ ये जरूर लिखोगे बेटा कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि आप कंफ्यूज पक्का हो गए इसमें कि नमस्ते स्कीम किसकी सुरक्षा के लिए आई थी, ठीक है। तो हमने नमन करना है उन लोगों को जो इतनी मेहनत से ये काम करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। तो सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, राइट। इनको देखो इंश्योरेंस देने की बात भी करी गई है। इंश्योरेंस मतलब जो भी आपका इसमें बीमा रहता है, कवर रहता है, तो कौन सी स्कीम है इंश्योरेंस के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, PM जय जन आरोग्य योजना। आरोग्य जो है इंश्योरेंस जो है इसमें दिया जाएगा कवर। और नेशनल जो सफाई कर्मचारी है ना, ये सफाई कर्मचारी होते हैं, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इनके फाइनेंस पे मतलब इनके जो हेल्थ है उसके सुधार में भी इनका रोल रहेगा। दो मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो सफाई कर्मचारी हैं अभी कौन से लेवल पे फोकस करा गया है यहाँ पे, अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है वहां पे इनका जो ये है सीवर एंड सेप्टिक टैंक है, उनके लिए ये नमस्ते स्कीम में भी आई है। मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है बेटा। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, क्लियर। अब देखिए आगे एक जो डिफेंस सेक्टर की जो न्यूज है, क्या है यहाँ पे, एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस, कट लो, ठीक है, कहाँ से कट लो भाई, किसका है ये इनिशिएटिव। तो US नेवल फोर्सेस लेड मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। पहली बात तो है क्या, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन ओशन में आप देखो यहाँ पे जो वेस्टर्न इंडियन एशियन है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन जो है, ठीक है, इंडियन ओशन है, वहां पे है सेशल्स। तो वहां पे देखो ये US की जो है उसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। नाम है इसका कटलस, ठीक है, कटलस। और तो C और C आ रहा है ना, कटलस और सेशल्स, ठीक है, सेशल्स। तो इसमें आप क्या रखोगे, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी सेशल्स की। तो ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में ये आता है, ठीक है, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे और इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड पे। लेट मी ऑल्सो शो यू द लोकेशन ऑफ दिस इन द वर्ल्ड मैप। देखिए आप कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ईस्ट साइड पे लोकेटेड है ये अफ्रीका के,
दिख गया बेटा। अब देखो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड पे है ना। तो ये देखो इसके अंदर ना बेटा क्या होता है, 115 आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है वो कितने हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 115 आइलैंड कंट्रीज हैं, और कैपिटल भी इसकी आप याद रखोगे विक्टोरिया। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे इसकी कैपिटल को, विक्टोरिया से मिलने हम चले सेशल्स में। ठीक है, विक्टोरिया से मिलने, विक्टोरिया से मिलने चले। ठीक है, चले, और विक्टोरिया इसकी कैपिटल हो जाएगी। इतने आइलैंड कंट्रीज इसमें आते हैं, लोकेशन भी आप याद रखोगे यहाँ पे, ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है इतना, कैपिटल इज विक्टोरिया। चलिए, तो 7th है आपका रैंक्स एंड रिपोर्ट सेक्शन, इसके अंदर क्या अभी रैंकिंग करी गई है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द 7th न्यूज ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। तो सिप्री की ये रिपोर्ट है। तो स्टूडेंट, सिप्री क्या हो जाता है, कौन सा ये इंस्टीट्यूट है, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इनकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने आर्म्स की जो सप्लाई है, मतलब जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं और जो भी इंपोर्ट हो रहा है। बेटा आर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, इसके अंदर मिसाइल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, मिसाइल हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भी हैं, अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आयात निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने क्या बताया है, अभी देखो भारत के केस में क्या हुआ है, भारत के केस में जो हमारा आर्म्स का इंपोर्ट है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो रेट है ना इंपोर्ट करने का, वो 4.7% अभी बढ़ गया है। ठीक है, इसमें क्या देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। अगर हम 2019 से 23 का देखें, तो अभी जो रिसेंट आया है 4.7, इसके अंदर इंक्रीज देखा गया है आर्म्स का, जो हमने इंपोर्ट करा है। सबसे ज्यादा हम जो ये सब चीजें मंगाते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये कहाँ से मंगाते हैं, रशिया से। तो रशिया क्या हो जाएगा, इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है आर्म्स का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया प्लस कौन सा है, रशिया है। ठीक है, तो रशिया का रोल कितना रहा है, 36%, मतलब हम कहाँ से मंगा रहे हैं, रशिया से मंगा रहे हैं, ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, जिसका रेट 4.7 टोटल अगर हम बात करें डिफेंस में तो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है बेटा, अब जो इसमें टॉप 10 इंपोर्टर्स हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हो जाती हैं, लेट मी शो यू कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो इंडिया है इसमें, इंडिया है, फिर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, और एक आपका 4th पे कौन सा हो जाएगा, यूक्रेन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, टॉप इंपोर्टर्स आप कह सकते हो, मतलब लार्जेस्ट जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर आपका यूएस है लार्जेस्ट सप्लायर है, और इसका जो सप्लाई है आर्म्स का, वो 17% तक इसमें इंक्रीज देखा गया है, कि इनका बढ़ गया है सप्लाई करने का। ठीक है, साथ ही में स्टूडेंट्स फ्रांस जो है वो 2nd नंबर पे आ गया है अब सप्लाई के मामले में। ठीक है, तो 2nd रैंक हो जाएगी फ्रांस की। राइट बच्चों, क्लियर है इतना, ये कौन है, ये टॉप इंपोर्टर्स हैं आर्म्स के। अब ये सारा जो डेटा है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये किसने दिए हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट ने दिए हैं। तो सिप्री के बारे में जान लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, सिप्री के बारे में जान लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1966 है। ठीक है, 1966 इसका क्या हो जाएगा बेटा, फाउंडिंग ईयर हो जाएगा। और इसके जो चेयरमैन है वो भी आप नाम याद रखोगे, डैन स्मिथ, डैन DAN है। ठीक है, DAN स्मिथ। तो मतलब आप कैसे याद रखोगे इसको, सिप्री के जो चेयरमैन हैं, कि जो दान कर रहे हैं, कि हथियारों का जो दान कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स का जो दान कर रहे हैं अलग अलग देशों में, डैन स्मिथ, सिप्री के कौन है, ये चेयरमैन है।
टॉप आपको जो डेटा है सप्लायर्स का और इम्पोर्टर्स का वो भी याद रखना है। ये पूरी जो रिपोर्ट है ये आर्म्स के ऊपर है, ठीक है। इतना बेटा नोट कर लो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट दिस रिपोर्ट, ठीक है बेटा। क्लियर है, इतना कर लोगे याद? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको बताया था 4.7, ये भी आपको लिख लेना है। ये इंडिया का है जो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका रेट इंक्रीज हो गया है अभी। तो देखो यहाँ पे इंडिया टॉप्स ग्लोबल आर्म्स रिपोर्ट। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था टॉप इंपोर्टर्स में पहला इंडिया है ना, फर्स्ट रैंक इसकी है इंडिया की। फिर मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया है, कतार है और यूक्रेन है। तो पहले नंबर पे इंडिया है, ये आपको याद रखना है। आर्म्स इंपोर्ट के मामले में, सप्लाई का मत लिख देना यहाँ पे, इंपोर्ट का जब पूछा जाए तो है हम पहले नंबर पे, ठीक है। सप्लाई में यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ। उससे पहले ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी ये न्यूज में है, जिसको 2024 का IAA गोल्डन कंपस अवार्ड मिला है, वो है मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी, ठीक है। श्रीनिवासन स्वामी, तो इनको मिला है किसका अवार्ड? कंपस अवार्ड, गोल्डन कंपस अवार्ड, याद रखेंगे बेटा। उसके बाद है प्रेस्टिजियस इरास्मस प्राइज, ये मिला है अमिताभ घोष को, ठीक है। आर्किटेक्चर प्राइज किसको मिला है? रिकेन यमामोटो को, ठीक है। यमामोटो को किसका प्राइज मिला है? आर्किटेक्चर का। और फिर मनोहर लाल खट्टर को किन्होंने सक्सीड किया है, सीएम जो है बने हैं, कौन बेटा है यहाँ पे? नाम क्या, कौन किनका है ये? नायाब सिंह सैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी। तो इतनी चीजें आपको अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में याद रखनी है। अब साथ ही में हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पर, 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है क्विकली। तो बच्चों बताइए, हु स्वॉन इन एज सीएम ऑफ हरियाणा इन मार्च 2024? जस्ट ही मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो किसने शपथ ली है? अभी सीएम है हरियाणा के नए सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले थे, अभी जिन्होंने इनको रिप्लेस करा है वो है नायाब सिंह सैनी। सेकंड, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? इतना बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ग्रांटेड 6 month एक्सटेंशन इन सर्विस टेन्योर एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, FSI। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट्स, 6 महीने का इनको एक्सटेंशन मिल गया है इनकी सर्विस में। तो कौन है ये? विदेश सचिव। द आंसर इज विनय कवत्रा, ठीक है, विनय कवत्रा। तो इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, ये है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। साथ ही में आप इनका भी याद रखेंगे, जो PK मिश्रा है वो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। फिर आपके देखिए राजीव गौबा जो है, राजीव गौबा कौन है बेटा? यहाँ पे जो राजीव गौबा हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अरुण गोयल हो जाते हैं यहाँ पे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल, राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 महीने का एक्सटेंशन इनको मिल गया है। अगला प्रश्न है बेटा थर्ड क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड? बताइए कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है ये कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट? CDEC मतलब सेमीकंडक्शन जो डेवलपमेंट है सेमीकंडक्टर्स चिप्स का, वो कहाँ पे होगा? ढोलेरा। बेटा कहाँ पे है ये? गुजरात में, ठीक है। तो ये गुजरात में है बेटा, टाटा का ये प्रोजेक्ट है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी जो आया था वो कहाँ आया था? 2021 में आया था ये, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? तो ढोलेरा ए इज द राइट आंसर, गुजरात में ये टाउन है, ठीक है। अब थर्ड प्रश्न फोर्थ है बेटा यहाँ पे, इन 2024 व्हेन वाज नो स्मोकिंग डे वाज ऑब्जर्व? तो नो स्मोकिंग डे कब देखा गया है, ऑब्जर्व करा गया है बेटा? बताइए। द राइट आंसर इज 13 मार्च, 13 मार्च को देखा गया है। ये थीम इसकी है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। तो थीम भी आपको देखनी है कि बच्चों को बचाना है, सुरक्षा देनी है, जो भी आपका स्मोकिंग है, टबैको है, तंबाकू है, ठीक है, सिगरेट्स है। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन यहाँ पे इसकी 2024 की थीम हो जाएगी। उसके बाद ही बच्चों 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है।
साथ ही में बेटा 14 मार्च को कौन सा है आपका पाई डे। पाई डे जो मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है ना, तो ये हो जाएगा 14 मार्च। और 15 मार्च को हो जाएगा आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है। ए इज द राइट ऑप्शन। नो स्मोकिंग डे यहाँ पे हमने 13 मार्च को देखा है। क्लियर है इतना? थीम भी याद रखोगे इसकी। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024। तो DHL ने ये ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड के बेसिस पे इंडिया की रैंक क्या देखी गई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 9th, ठीक है, 9th रैंक है ये। तो इन्होंने जो पब्लिश करी है उसमें ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की रैंक आप 9 याद रखोगे, ठीक है। G9, ओके, ग्लोबल 9 रैंक है इंडिया की। चलो छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बेटा। वेयर वॉज रीडेवलप्ड कोचरब आश्रम वॉज इनॉग्यूरेटेड। कोचरब आश्रम कहाँ पे है ये रीडेवलप करा है, इसको इनॉग्रेट करा है बेटा? तो अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये आपका दांडी मार्च का जो इवेंट है, वहां से देखो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था ना ये दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक। तो यहाँ पे बेटा ये जो मार्च से अप्रैल में दांडी मार्च था वो हुआ था। कोचरब आश्रम का अब आपको जगह याद रखनी है, अहमदाबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे ये इनॉग्रेट करा गया है गुजरात में। अब देखो 7वां है आपका आखिरी प्रश्न। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेटेड। फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ पे ये बनाया गया था बेटा, बताओ। सबसे पहला फ्यूचर लैब्स, तो इसके अंदर क्या रहेगा, एडवांस कंप्यूटिंग पे काम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची और अमरावती। बताओ बेटा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर, जहाँ पे ये फ्यूचर लैब्स का पहला जो सेंटर है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है, ठीक है बेटा। क्लियर है इतना आपको? इतना क्लियर है? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम डेली करंट अफेयर्स। ऑल दीज थिंग्स आपको याद रखनी है, रिमेंबर करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे जुड़ना है गैलेक्सी क्लासेस करंट अफेयर्स शो में, और जितनी भी आपकी चीज़ें मैं बताती हूँ उसको आप ज़रूर उसी टाइम याद करो और आपको नोट भी करना है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी मिलेंगे हम कल शाम को 7 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, ठीक है। रिवीजन करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।